एक काली कार, 4 हथियारबंद लोग और चंद सेकंड में 6 गोलियां। उसकी सांसें थम गईं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये एक सिंगर की मौत नहीं थी। ये एक बदला था जो तिहाड़ जेल के अंदर से शुरू हुआ था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिमाचल जुर्म फाइल्स में। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जिसमें है रेप, मर्डर, गैंगस्टर और एक बेखौफ लड़की जो इतना अंगा किसी के बीच में ना है जो मना मार दे। ठीक है, खुले कहती थी, मैं मरने से नहीं डरती। ये है हरियाणा की मशहूर सिंगर और डांसर हर्षिता दहिया की सिलसिलेवार कहानी, जिसके तार पहुंचे एक खतरनाक गैंगस्टर तक और जिसने अपने ही जीजा को सलाखों के पीछे भेजा। लेकिन सलाखों के पीछे बैठा वही शख्स उसके कत्ल की सुपारी दे बैठा। हरियाणा की मशहूर सिंगर और डांसर हर्षिता दहिया दिल्ली से किसान मिशन कार्यक्रम में परफॉर्म करने के लिए दोपहर 11 बजे पानीपत के पास स्थित चरमाड़ा गांव पहुंची थीं। कहा जाता था कि हर्षिता मशहूर डांसर सपना चौधरी को टक्कर देती थीं। प्रोग्राम खत्म करते ही वो पानीपत से दिल्ली के लिए रवाना हुई। हर्षिता कार की पिछली सीट पर बैठीं, साथ ही सिंगर निशा, असिस्टेंट और ड्राइवर भी कार में मौजूद था। जैसे ही हर्षिता की कार गांव की कच्ची सड़क से निकलने लगी, वैसे ही एक काली कार ने उन्हें ओवरटेक कर कार रोक ली। ड्राइवर ने घबराते हुए अचानक ब्रेक मारा। उतने में दूसरी कार से 4 लोग उतरे और गाली गलौज करते हुए ड्राइवर को खींचकर नीचे उतारा। ये देखकर हर्षिता भड़क गई और उन लोगों को गालियां देने लगी। वो कुछ समझ पाती उससे पहले ही 2 लोग उनके करीब आए और गोलियां चलाना शुरू कर दिया। हर्षिता झटपटाते हुए दोनों सीटों के बीच से निकलने की कोशिश करती रहीं, लेकिन वो लोग तब तक गोली मारते रहे जब तक उनकी सांसें थम नहीं गईं। खून से लथपथ हर्षिता ने चंद सेकंड्स में ही दम तोड़ दिया और उनका शव सीटों के बीच फंस गया। काम होते ही वो 4 लोग ड्राइवर और साथी कलाकार को वहीं छोड़कर भाग निकले, मानो जैसे उन्हें सिर्फ हर्षिता को ही मारना हो। ये कोई आम केस नहीं था। मौत से चंद दिनों पहले ही हर्षिता ने YouTube पर एक वीडियो पोस्ट कर रहा था कि उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं, लेकिन वो मरने से नहीं डरती। जब इस हत्याकांड की जांच शुरू हुई तो ऐसे सच सामने आए जिसने पूरे दिल्ली और हरियाणा को हिलाकर रख दिया। हत्या से कुछ साल पहले हर्षिता का रेप हुआ था। इसके बाद उनकी मां की भी गोली मारकर हत्या की गई थी। हर्षिता की सुपारी दी गई थी, वो भी तिहाड़ जेल में बंद एक कुख्यात गैंगस्टर द्वारा। वहीं हर्षिता खुद भी एक हत्या की साजिश रच चुकी थीं। हरियाणवी सिंगर हर्षिता दहिया हत्याकांड की सिलसिलेवार कहानी, जिसके तार रेप, मर्डर और गैंगस्टर से जुड़े थे। हर्षिता दहिया नाम से मशहूर सिंगर डांसर का असली नाम गीता दहिया था। वो कम उम्र की थी जब पिता का हार्ट अटैक से निधन हो गया। ऐसे में घर की जिम्मेदारी हर्षिता ने संभाली और छोटे मोटे प्रोग्राम में गाना गाकर कमाई करने लगी। बेहतरीन आवाज के चलते हर्षिता को जल्द ही पॉपुलैरिटी मिलने लगी। कुछ समय बाद वो मां बहन के साथ दिल्ली के नरेला स्थित स्वतंत्र नगर में आकर रहने लगी। हर्षिता के गाने सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे और उन्हें दिल्ली हरियाणा में भी पॉपुलैरिटी मिल गई। इसी समय वो हरियाणवी सॉन्ग सुहागरात और धरती हाले जैसे हिट म्यूजिक वीडियो में नजर आईं और उन्हें कामयाबी मिलने लगी। हर्षिता की एक बड़ी बहन लता दहिया भी थी। उनकी शादी साल 2011 में दिनेश माथुर से हुई थी। वो कराला, दिल्ली का रहने वाला था। शादी के बाद हर्षिता की फैमिली को पता चला कि दिनेश पर अलग अलग मामलों में कई केस दर्ज हैं। शादी के बाद हर्षिता की बहन लता ने बेटे को जन्म दिया, लेकिन कुछ महीनों बाद ही दिनेश लता के साथ मारपीट करने लगा। यही वजह रही कि लता ससुराल छोड़कर मां और बहन के साथ दिल्ली आकर रहने लगी। साल 2014 की बात है, हर्षिता स्कूल में थी। शाम को हर्षिता का जीजा उन्हें लेने स्कूल पहुंचा और अपने साथ ले जाकर उनका रेप कर दिया। इस हादसे से परिवार टूट गया। मां ने हर्षिता के साथ जाकर नरेला पुलिस स्टेशन में इसकी शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन दिनेश फरार हो गया।
इस केस की सुनवाई जल्द ही होनी थी, जिसकी अहम गवाह हर्षिता और उनकी मां प्रेमा देवी थीं। केस बंद करवाने के लिए दिनेश लगातार अपने छोटे भाई और गुर्गे भेजकर परिवार को धमका रहा था। वो कई बार हर्षिता के घर में घुसकर मारपीट भी कर चुका था। एक रोज दिनेश छोटे भाई और दोस्तों के साथ हर्षिता के घर में घुस आया। उसने हथियार दिखाते हुए धमकाया कि अगर जल्द ही केस बंद नहीं किया तो वो पूरे परिवार को खत्म कर देगा। डरने के बजाय हर्षिता की मां ने साफ कह दिया कि चाहे जो हो जाए वो केस बंद नहीं करेंगी। धमकियों से तंग आकर हर्षिता ने नरेला पुलिस से सिक्योरिटी की मांग की। पुलिस लगातार उनकी मांग को टालती रही। 17 दिसंबर 2014 की बात है, जब दोपहर को दिनेश ने हर्षिता के घर कॉल किया और कहा कि आज ही उन्हें खत्म कर देगा। परिवार ने जल्द ही पुलिस से संपर्क किया और फिर सुरक्षा दिए जाने की मांग की। परिवार डरा समा दिन भर घर में रहा। शाम को उनके पास एक कॉल आई। कॉलर ने कहा कि वो नरेला पुलिस स्टेशन का SHO है। एक आदमी उनकी सुरक्षा के लिए घर भेजा जा रहा है, कुछ देर बाद पहुंचेगा। कुछ देर बाद किसी ने उनका दरवाजा खटखटाया। परिवार ने आवाज देकर पूछा कि कौन है, तो जवाब मिला नरेला थाने से सिक्योरिटी के लिए भेजा गया है, गेट खोल दो। जैसे ही हर्षिता की मां ने दरवाजा खोला तो देखा दिनेश, उसका साथी बंटू और एक अन्य बदमाश दरवाजे पर खड़ा है। उन्होंने मां को धक्का दिया, बेरहमी से पीटा और फिर एक एक कर 6 गोलियां मार दी। मां बेसुध होकर गिर पड़ी और वो सभी फरार हो गए। हर्षिता इस केस में चश्मदीद गवाह थी। पुलिस ने 2 महीने की कड़ी मशक्कत के बाद दिनेश और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया। दिनेश तब से ही तिहाड़ जेल में बंद था। मां की हत्या के बाद हर्षिता और उनकी बहन को पुलिस सुरक्षा मिली, लेकिन 2 महीने में ही सिक्योरिटी हटा दी गई। तब से लेकर 2017 तक दिनेश लगातार तिहाड़ जेल से हर्षिता को कॉल कर धमका रहा था कि वो दोनों केस वापस ले ले, वरना वो उसे, बहन लता और उसके बेटे को भी मरवा देगा। लेकिन हर्षिता को तसल्ली थी कि अब दिनेश जेल में बंद है। मां की हत्या के बाद हर्षिता को विवादों से ही सही, लेकिन काफी पॉपुलैरिटी मिल गई। हरियाणा में उनके गाने खूब सुने जाने लगे। जैसे जैसे उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी, वैसे वैसे ही म्यूजिक इंडस्ट्री में उनके दुश्मनों की गिनती भी बढ़ती जा रही थी। इसी समय हर्षिता तब सुर्खियों में आ गईं, जब उनके और पॉपुलर डांसर सपना चौधरी के बीच झगड़े की खबरें सामने आईं। हर्षिता ने सोशल मीडिया पर सपना की आलोचना करते हुए कई वीडियो पोस्ट किए थे। उनकी बहन लता ने इंडिया टीवी को दिए इंटरव्यू में बताया था कि हर्षिता और सपना की बहस हुई थी। हर्षिता ने कुछ सिंगर्स का नाम लेते हुए भी एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसके चलते उन्हें धमकियां मिलने लगी थीं। इसके बाद उन्होंने एक और वीडियो पोस्ट किया, जिसमें कहा कि हरियाणा के कुछ सिंगर्स वीडियो डिलीट करने के लिए धमकियां दे रहे हैं। हर्षिता ने कहा था, मैं उसका नंबर फेसबुक में पोस्ट करूंगी, उसके खिलाफ शिकायत करूंगी और आखिर में उसका नाम भी बताऊंगी। मैं जाटनी हूँ, मैं किसी से नहीं डरती। मैं तो उसकी शिकायत करूंगी, उससे जो बन पड़े कर ले, चाहे मरवा दे, मैं मरने से नहीं डरती। इतना दम किसी में नहीं है जो मुझे मार दे। जाटनी हूँ, शेरनी पैदा की है मेरी माँ ने। मैं किसी से नहीं डरती। करने वाले कहते नहीं हैं, करके दिखा फिर मानूंगी। इसके कुछ दिनों बाद ही 17 अक्टूबर 2017 को हर्षिता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हर्षिता की हत्या की खबर मिलते ही उनकी बहन लता दहिया थाने पहुंची। उन्होंने साफ कहा कि उनके पति और हर्षिता के जीजा दिनेश ने ये कत्ल किया है। लता ने पुलिस को पूरी कहानी सुनाई कि दिनेश ने 2014 में हर्षिता से रेप किया था और मां की भी हत्या की। लता के बयान के आधार पर तिहाड़ जेल में बंद दिनेश को दिल्ली पुलिस ने रिमांड पर लिया। रिमांड पर लेते ही उसने तुरंत कबूल कर लिया कि उसने ही हर्षिता की सुपारी दी थी। दिनेश के इकबाले जुर्म के अनुसार उसने जेल से ही हर्षिता की सुपारी दी थी। हर्षिता से रेप और उसकी मां की हत्या के मामले में जल्द ही हर्षिता की गवाही होनी थी। अगर वो गवाही देती तो दिनेश की मुश्किलें बढ़ सकती थीं।
इसलिए उसने गवाही से पहले ही उसकी सुपारी दे दी। जेल में बंद दिनेश ने कैसे दी सुपारी? दरअसल जिस सेल में दिनेश बंद था, उसी सेल में दिल्ली का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर जितेंद्र मान उर्फ गोगी भी बंद था। जेल में दोनों के बीच बातचीत हुई थी। उसी दौरान दिनेश ने गोगी से साली हर्षिता की हत्या करवाने की बात कही थी। दोनों के बीच ये तय हुआ था कि गोगी हर्षिता की हत्या करेगा और फिर जेल से निकलने के बाद दिनेश गोगी के दुश्मनों की हत्या करेगा। कुछ समय बाद ही गोगी को बेल मिल गई थी। बाहर आते ही उसने हर्षिता की तलाश शुरू कर दी थी। हत्या से एक रोज पहले हर्षिता फेसबुक पर लाइव आई थी, जहां उसने बताया था कि अगले दिन 11 बजे वो पानीपत के चरमाड़ गांव में परफॉर्म करने वाली है। इसके बाद से ही गोगी और उसके 3 साथी चारमाड़ गांव के रास्ते में हर्षिता की रेकी करने लगे। उन्होंने प्रोग्राम खत्म कर लौट रही हर्षिता की कार रोकी और उनकी हत्या कर दी। दिनेश ने भले ही हत्या की बात कबूल कर ली, लेकिन गैंगस्टर गोगी फरार हो गया। उस पर दिल्ली में 4 लाख और हरियाणा में 2 लाख का इनाम था। कुछ समय बाद गोगी को ऑटोमेटिक पिस्तौल, जिंदा कारतूस और कई हथियारों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। साल 2021 में उसे रोहिणी कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया, जहां गैंगस्टर के विरोधी गैंग ने उसकी हत्या कर दी। कोर्ट में हुए शूट आउट में पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश भी मारे गए। हर्षिता की मौत के बाद उनकी बहन लता ने इंडिया टीवी को दिए एक इंटरव्यू में बताया था कि हर्षिता मां की मौत और रेप का बदला लेना चाहती थी। वो दिनेश को मारने के लिए एक गैंग में भी शामिल हो गई थी। एक रोज उन्होंने दिनेश की हत्या की साजिश रची थी, लेकिन रास्ते में ही उन्हें हथियारों के साथ पुलिस ने पकड़ लिया। हर्षिता उस समय नाबालिग थीं, इसलिए उन्हें बेल पर छोड़ दिया गया था। हर्षिता दहिया, एक नाम जो सिर्फ गानों में ही नहीं, अपने हक और इंसाफ के लिए लड़ाई में भी अमर हो गया। वो जानती थी कि उनकी जान खतरे में है, फिर भी उन्होंने चुप रहना नहीं चुना। लेकिन सच्चाई ये है कि जब तक गवाही देने वाले को बचाने का पक्का इंतजाम नहीं होगा, तब तक अदालतों में सच का गला ऐसे ही दबाया जाता रहेगा। आप सुन रहे थे हिमाचल जुर्म फाइल्स, जहां हम सच को सच की तरह सुनाते हैं। नमस्ते दोस्तों, हिमाचल जुर्म फाइल्स में आपका स्वागत है। आज की कहानी हिमाचल से नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के बरेली से है, जहां 14 महीनों तक एक ऐसे खौफ का राज था जिसने पूरे इलाके को दहला दिया था। क्या एक साइको किलर था जो महिलाओं को उनके ही दुपट्टों से गला घोंट देता था? क्या ये सिर्फ एक आदमी का काम था या इसके पीछे कोई और राज छुपा था? और क्यों पुलिस को 9 हत्याओं के मामले में सिर्फ 6 का ही गुनाह कबूल किया गया? आज हम आपको सुनाएंगे बरेली के सीरियल किलर की पूरी कहानी, जहां हर कत्ल एक निशान छोड़ रहा था और हर निशान पुलिस को एक ऐसे शख्स तक ले जा रहा था जिसकी नफरत की आग ने कई बेगुनाह जिंदगियों को जलाकर राख कर दिया था। उत्तर प्रदेश के बरेली के ग्रामीण इलाकों में वर्ष 2023 की गर्मियों से 2024 की गर्मियों तक करीब 14 महीनों में लगातार अजीबोगरीब हत्याकांडों का सिलसिला चलता रहा। हर रोज एक नई खबर, एक महिला कहीं खेत में लहूलुहान पाई जाती बिना कोई स्पष्ट सुराग के। इस खौफ की वजह से स्थानीय महिलाएं खेतों में जाने से डरने लगीं और शाम होते ही घरों के दरवाजों को ताला लगा देती थीं। घटनाएं शाही, शीशगढ़ और फतेहगंज पश्चिमी के करीब 90 गांवों तक सीमित थीं, लेकिन पुलिस के पास कोई ठोस सुराग नहीं था। 14 महीनों में पहली हत्या 5 जून 2023 को हुई, आखिरी 2 जुलाई 2024 को पाई गई। इस अवधि में कुल 9 महिलाओं की निर्मम हत्या की गई, जिनकी आयु 45 से 55 वर्ष के बीच थी। स्पष्ट था कि एक ही हाथ से निकली क्रूर वारदात हो रही है, इसलिए इसे जल्द ही सीरियल किलिंग माना गया। अपराध का पैटर्न, मोडस ऑपरेंडी। जांच से सामने आया कि सभी हत्याओं में अपराधी का तरीका बेहद समान था। पीड़िता अक्सर अकेली 45-55 वर्ष की ग्रामीण महिलाएं थीं, जिन्हें दोपहर के समय सुनसान गन्ने के खेतों या उसके किनारे पर मिले शवों में पाया गया।
अपराधी ने हर बार पीड़िता का गला उसके ही साड़ी या दुपट्टे के पल्लू से घोंट दिया था। खास बात यह थी कि शव में गले पर गांठ सदैव बाएं गाल के नीचे लगाई गई थी, जो हस्ताक्षर की तरह अपराधी की पेचीदा मानसिकता की ओर इशारा करती थी। वारदात के बाद अपराधी मृतक का शव वहीं छोड़ जाता और अक्सर पीड़िता की व्यक्तिगत वस्तुएं जैसे लिपस्टिक, बिंदी, आधार कार्ड या हार प्लेटिन उसे ट्रॉफी की तरह अपने साथ ले जाता था। ऐसा लगता था मानो अपराधी इन चीजों के जरिए अपराध के बाद की भयावह संतुष्टि पाता हो। उपरोक्त पैटर्न के आधार पर पुलिस ने निष्कर्ष निकाला कि सभी वारदातें उसी व्यक्ति की करतूत थीं। एक नजर में अपराध के ये लक्षण साफ थे। शिकार सभी मामलों में अकेली ग्रामीण महिलाएं आयु 45-55 वर्ष निशाना थीं। वारदातें गन्ने के खेतों या आसपास दोपहर के समय हुई, जिससे अपराधी को सुनसान में काम करने का मौका मिलता था। पीड़िता का गला उसके ही साड़ी दुपट्टे से घोंटा गया। सभी हत्याओं में मृतका के गले की बाईं ओर गांठ पाई गई। हत्या के बाद अपराधी पीड़िता की व्यक्तिगत वस्तुएं, जिसे निशानी के तौर पर रखा जाता था। इस त्रासदीपूर्ण पैटर्न से स्पष्ट था कि अपराधी बहुत संगठित था और उसने खास तौर से अकेली बुजुर्ग महिलाओं को ही टारगेट किया। पोस्टमार्टम में किसी भी पीड़िता पर यौन शोषण के स्पष्ट लक्षण नहीं मिले, लेकिन पुलिस ने पाया कि हत्या के बाद पीड़िता की चीजें आरोपी के पास थीं। पुलिस के लिए यह जांच तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण थी। कुलदीप के पास मोबाइल फोन नहीं था, घटना स्थलों पर कोई सीसीटीवी नहीं था और वह ग्रामीण पगडंडियों से चुपके चलता था। इसके बावजूद पुलिस ने आधुनिक तकनीकों और पारंपरिक तरीकों को मिलाकर ऑपरेशन तलाश नामक विशेष अभियान चलाया। ब्रीहड़ परदेसी तकनीकी सर्विलांस एसएसपी कार्यालय में वार रूम बनाया गया। 22 टीमों में लगभग 100 पुलिसकर्मी जुटाए गए। आसपास के 25 किलोमीटर क्षेत्र के 1500 से अधिक सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई और क्षेत्र में 600 नए कैमरे भी लगाए गए। मोबाइल डेटा विश्लेषण, पूरे इलाके के 1.5 लाख से अधिक मोबाइल नंबरों का एरियल पिन डेटा निकाला गया ताकि संदिग्धों की जब हम उससे आ रहे ना सद्भावना से कुलदीप का कोई रोज बंद रहे, वो ऐसी रही। पुलिस ने पीला आसपास पीला डिब्बा रहने वाले संदिग्ध युवकों की प्रोफाइल और संपर्क जांची। रोका जिन खेतों और जंगलों में ड्रोन द्वारा तलाशी की गई। ग्रामीण इलाकों में नाकेबंदी लगाकर पूछताछ की गई। स्थानीय लोगों से सूचना जुटाने के लिए ग्रामीण पुलिस चौकियां लगाईं। अनेक खुफिया सूचनाएं, मुखबिर भी मिली। पुलिस स्केच और सादे कपड़ों में सर्च। पोस्टमार्टम और साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने संभावित संदिग्ध के 3 अलग-अलग स्केच तैयार कर जनता से साझा किए। इसके अलावा नारी शक्ति योजना के तहत महिला पुलिसकर्मियों को मजदूर वेश में भेजा गया ताकि वे खेतों में संदिग्धों पर निगरानी रख सकें। इन प्रयासों के संयोजन में पुलिस का वार रूम दिन रात जुटा रहा। बरेली पुलिस ने जांच के दौरान संदिग्धों के 3 स्केच जारी किए थे। इनमें संभवतः अपराधी के चेहरे की झलक दिखाई गई थी। इन सतत प्रयासों का नतीजा अगस्त 2024 में सामने आया। फिर के इनपुट और स्केच के मिलान पर पुलिस की निगाह कुलदीप गंगवार पर पड़ी, जो बरेली के नवाबगंज थाने के बाकरगंज गांव का रहने वाला था। पुलिस की तलाशी में पकड़ा गया मुख्य आरोपी कुलदीप गंगवार, उम्र 35 वर्ष, नवाबगंज थाना क्षेत्र के बाकरगंज गांव का रहने वाला था। उसके जीवन की गुत्थियां उसके अपराध की कुंजी लगती हैं। बचपन में उसके पिता ने उसकी मां के जीवित रहते ही दूसरी शादी कर ली थी। कुलदीप बताता है कि इस दूसरी पत्नी, उसकी सौतेली मां, ने उसे, उसकी मां और बहनों पर क्रूर अत्याचार किए। परिवार में रोज मारपीट, मानसिक उत्पीड़न और बेघर किए जाने के किस्से मिले। इस घरेलू हिंसा ने उसके मन में गहरी कटुता भरी। बड़े होकर कुलदीप की अपनी शादी हुई, लेकिन वह घरेलू हिंसा और शराब मादक पदार्थों का आदी हो गया। उसकी पत्नी उसे सहन न कर सकी और लगभग 2018 तक उसे छोड़कर चली गई। तलाक और पारिवारिक टूट-फूट ने कुलदीप में महिलाओं के प्रति विद्रोह और कड़वाहट भर दी। एहतियातन कहा जा सकता है कि इसने उसके गुस्से का विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एग्रेशन किया।
जिससे अनजान और असहाय बुजुर्ग महिलाओं पर हमला करना शुरू किया। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यह एक क्लासिक मिसमैच था। अपनी बेबसता और दर्द का बदला लेने के लिए उसने कमजोर महिलाओं को निशाना बनाया। जांच में सामने आया कि कुलदीप अक्सर अकेली महिलाओं से फिरियाद की झूठी या प्रेमपूर्वक बातों में रिश्ते बनाने की कोशिश करता था। जिन महिलाओं ने इन संपर्कों से इनकार किया, उन्हें ही वह साड़ी के पल्लू से गला दबाकर मार देता था। इसके पीछे उसकी गहरी मानसिक कुंठा थी। अगर महिलाएं तैयार हों तो छोड़ देता, ना करने पर मरना उनका भाग्य, जैसा कई पुलिस साक्षात्कारों में बताया गया। कुलदीप ने यह भी स्वीकारा कि उसे हथियारों का जरूरत महसूस नहीं होती थी। वह कपड़ों से ही वार करते, जिससे कोई खास निशान न रहे। हत्या के बाद वह उस पीड़िता की कोई स्मृति ट्रॉफी अपने पास रख लेता था। इन जानकारियों से साफ हुआ कि कुलदीप न सिर्फ आतन अपराधी था, बल्कि एक गहरे मानसिक दर्द और कुंठा का शिकार भी था। उसका बचपन का ट्रॉमा, कुंठित वैवाहिक जीवन और नशे की लत ने मिलकर उसे इस अमानवीय रास्ते पर धकेला। पूछताछ में कुलदीप ने पहले तो सिरे से इनकार किया, लेकिन जब पुलिस ने उसके घर से 4 अलग-अलग पीड़िता के कपड़े, जेवरात और आधार कार्ड बरामद किए, तब उसने दबाव में अपराधों को स्वीकारना शुरू किया। अंततः उसने 6 महिलाओं की बलात्कार के बाद हत्या की बात कबूल की। पुलिस ने उसकी कबूलनामा सत्यापित करने के लिए प्रत्येक घटना स्थल पर जाकर पुतले की मदद से क्राइम सीन रिक्रिएशन भी कराया। संदेहास्पद स्केच जारी करने के 48 घंटे के भीतर मुखबिर की सूचना पर कुलदीप गंगवार को गिरफ्तार कर लिया गया था। कुलदीप की पूछताछ के दौरान यह भी सामने आया कि उसके पास से 4 पीड़िताओं की निजी चीजें मिली थीं, जिससे पुलिस को मर्डर पैटर्न की पुष्टि हुई। कुलदीप ने बताया कि वह अकेली महिलाओं से संबंध बनाने की कोशिश करता था। जो महिलाएं इन संपर्कों से इनकार करतीं, उन्हीं की हत्या कर देता था। इन कबूलनामों से इलाके में पसरी चीख चिल्लाहट थमी और समुदाय में एक तरह की राहत की लहर दौड़ी। यहाँ सबसे पेचीदा सवाल उठता है, पुलिस 9 हत्याओं की बात कह रही है, जबकि कुलदीप ने सिर्फ 6 कबूले। इस विरोधाभास के कई पहलू हो सकते हैं। आमतौर पर आरोपी वही हत्याएं कबूलता है जिनमें पुलिस के पास ठोस फोरेंसिक सबूत हों। हो सकता है कुलदीप ने उन्हीं 6 किस्सों को स्वीकारा जिनमें उसके कपड़े या डीएनए जैसे मुहावशान हत्या में इस्तेमाल कपड़ा मिले। दूसरी ओर पुलिस अब बाकी तीनों वारदातों की पुनः जांच कर रही है कि क्या वे सही मायनों में उसी पैटर्न, जैसे बाईं गर्दन पर गांठ की हैं या नहीं। अगर पैटर्न मेल नहीं खाता तो एक से अधिक कातिल की संभावना भी जांच में होगी। परिजनों में भी संदेह बरकरार है। कुछ पीड़ित परिवारों का मानना है कि उनकी महिलाओं को मारने में कुलदीप की भूमिका कम और किसी स्थानीय व्यक्ति की संदिग्ध हरकतें अधिक थीं। उदाहरणतः प्रेमवती के परिजनों का कहना है कि वह ईंट भट्ठे वालों से विवाद में थी और अनीता देवी की हत्या के पीछे भी निजी रंजिश की आशंका जताई गई। पुलिस अब प्रत्येक मामले को नए सिरे से पढ़ रही है ताकि अपराध का पूरा दायरा पहचाना जा सके। वास्तव में बरेली की इस घटना से यह सबक मिलता है कि अपराधी की पहचान नाम से नहीं, पैटर्न से होनी चाहिए। जैसा कि अब साबित हो रहा है, कुलदीप नाम के कई गिरोह शामिल हो सकते हैं, लेकिन असली हत्यारे की पहचान उसके कार्यप्रणाली, हस्ताक्षर से करनी होगी। वर्तमान में पुलिस मान रही है कि कुलदीप ने 6 ही कत्ल किए हैं और बाकी वारदातों की जांच जारी है। सामाजिक प्रभाव और निष्कर्ष। कुलदीप गंगवार की गिरफ्तारी से बरेली की जनता को बड़ी राहत मिली है। इस एक्शन से पुलिस पर विश्वास बहाल हुआ और ग्रामीण इलाकों में थोड़ी बहादुरी लौटी। फिर भी ऐसी घटनाओं के मनोवैज्ञानिक निशान देर तक नहीं मिटेंगे। डरने वाली महिलाएं अब भी सतर्क हैं। पुलिस की नियमित गश्त बढ़ा दी गई है। महिलाओं ने अपने खेतों में जाने के डर से कदम रखा था। अब फिर से जबरदस्त सुरक्षा के बीच खेतों में काम लौट रहा है, लेकिन सामुदायिक मनोबल अभी उभरने लगा है। यह केस आधुनिक तकनीक और पारंपरिक जांच का मिलाजुला उत्कृष्ट उदाहरण है।
22 टीमों और 1.5 लाख मोबाइल डेटा एनालिसिस के साथ अपराधी का पता लगाकर बरेली पुलिस ने आधुनिक वॉर रूम रणनीति अपनाई। एक तरफ खून की भयावह कहानियां और विकृत मनोविज्ञान उजागर हुआ, तो दूसरी ओर यह दिखाया कि समग्र दृष्टिकोण और लगातार सतर्कता से ऐसे मामलों को जड़ से खत्म किया जा सकता है। अंत में 6 और 9 की पहेली ने भविष्य की जांच की अहमियत बताई है, यह सुनिश्चित करना कि सभी पीड़ितों को न्याय मिले और अपराध की सही सीमा का खुलासा हो सके। तो दोस्तों, यह थी बरेली के उस साइको किलर की कहानी जिसने गन्ने के खेतों को खौफ के मैदान में बदल दिया था। कुलदीप गंगवार की गिरफ्तारी से भले ही इलाके में दहशत खत्म हो गई हो, लेकिन उन परिवारों के मन में आज भी वो दर्द जिंदा है जिन्होंने अपनों को खोया। यह केस हमें दिखाता है कि कैसे एक इंसान का दर्द और गुस्सा उसे इतना क्रूर बना सकता है। यह केस पुलिस की सूझबूझ और आधुनिक तकनीक के सही इस्तेमाल का भी एक शानदार उदाहरण है। अब सवाल यह है कि क्या बाकी 3 मामलों में भी कुलदीप का ही हाथ था या कोई और अपराधी अभी भी खुलेआम घूम रहा है। पुलिस की जांच अभी भी जारी है और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही सभी पीड़ितों को न्याय मिलेगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल हिमाचल जुर्म फाइल्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में एक नए जुर्म और उसके रहस्य के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।